बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, प्लीज़ ऑनलाइन के लिए कि हो सकता है लेक्चर नंबर गलत हो तो माजरत लेबल पे सहारा लीजिएगा, जो लेबल होता है इसके नीचे उस बैनर का। सॉरी, चलें जी प्लीज़ जी बेटे, टेस्ट पे बाद में बात कर लेते हैं, पहले ज़रा ये पढ़ तो लो। पेमेंट ऑफ चेक हमने 3.2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है, पेज नंबर 251। 251 चलो आ जाओ जी प्लीज़। 251 हमने 3.2 से स्टार्ट करना है। मैंने पेमेंट इन ड्यू कोर्स के हवाले से पहले एक छोटी सी बात हम डिस्कस कर लें। हम लोगों ने, आप लोग बड़े दिनों बाद आए हो, तो एक होता था आपका पेइंग बैंकर, जिसका मैंने चेक लिया। सपोज, चलो मैं चेक भी यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक चेक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, मैंने उमर को पेमेंट की है ₹20,000 की। ये मेरे सिग्नेचर है नीचे, सपोज यहाँ पे डेट डली हुई है। अब बात करते हैं आगे। सो बेटा, हमने बात की थी कि इस चेक के अंदर पेमेंट किसने करनी है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। तो आपका पेइंग बैंकर कौन हुआ? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। पेइंग बैंकर हुआ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जबकि ये पेमेंट मैंने उमर को की है, राइट? उमर को पेमेंट कर रहा हूं, तो उमर का अकाउंट है सपोज मिजान बैंक में, मिजान बैंक, और मिजान बैंक हमारा क्या बन जाएगा? कलेक्टिंग बैंकर। बेटा, इस चेक के अंडर दो बैंक्स इन्वॉल्व हैं। द वन इज पेइंग द मनी ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर सलमान, एंड द वन इज कलेक्टिंग द मनी ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर उमर। उमर राइट, ठीक है, ऐसे ही है। सो हर कोई अपने कस्टमर के बिहाफ पे काम कर रहा है, अपने लिए कोई, अपनी जात के लिए कोई काम नहीं कर रहा, अपने कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं। अब देखो, इस चेक की पेमेंट होनी है 20,000 की, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जब बैंक स्टेटमेंट उठाई जाएगी, किसकी? सलमान कह रहे हैं ना, हाँ, सलमान का बैंक है ये, मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ, और ये उमर का बैंक है। जब सलमान की बैंक स्टेटमेंट उठाई जाएगी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, तो वहां से 20,000 रुपीज लेस हुए होंगे। डेबिट, बैंक पैसे निकाल देगा मेरे अकाउंट से, और इसके अकाउंट में 20,000 क्रेडिट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों बैंक से इन्वॉल्व हैं, ये पे कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है, दोनों कहीं ना कहीं इस पेमेंट को लेकर, इस एक इंस्ट्रूमेंट को लेकर इन्वॉल्व है। बात समझ आ रही है? अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स का। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, दो तीन शर्तें वही पुराने वाली जो पढ़ आए हो पिछले चैप्टर में। क्या? ड्यू फेथ में करे, क्या बल्कि यूं कहते हमने पढ़ा था, नेग्लिजेंस ना हो, विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट हो, ऐसा ही है। वो ड्यू केयर एक्सरसाइज करे, यानी जो जो इंस्पेक्शन, जो जो मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता था वो कर ले, इंस्ट्रूमेंट के अपेरेंट टेन्योर के मुताबिक पेमेंट हो जाए। याद आ रही है वो बातें? ये तीन बातें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं कि जो पे कर रहा है, जब हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, तो वो क्या करे? अपेरेंट टेन्योर, मतलब बज़ाहरन जो इंस्ट्रूमेंट पे डेट है उसके मुताबिक या उसके तरीकेकार के मुताबिक, विदाउट नेग्लिजेंस, बगैर किसी गलती के, कोई नेग्लिजेंस ना करे, और ड्यू केयर के साथ। जैसा मैं अब रिज्यूम करूं, मैं ये कह रहा हूं कि पेइंग बैंकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि क्या ये क्रॉस्ड है। अगर ये क्रॉस्ड है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ड्यूटी है कि वो काउंटर पे पेमेंट नहीं करेगा, और अगर वो करेगा तो क्या होगा? नेग्लिजेंस बरतेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ड्यूटी है कि वो देख ले कहीं सिग्नेचर कहीं फॉर्ज तो नहीं हुए, कहीं कोई ओवर राइटिंग तो नहीं हुई, कहीं कोई ऐसी चेंजेस सस्पिशियस रेस तो नहीं हो रहा, ये चीजें इंश्योर, कहीं चेक फटा तो नहीं हुआ कहीं से, डेट ठीक आ रही है। फिर सपोज आज डेट है, सपोज क्या है जी डेट? आज क्या डेट है? 14 है जी, 14 जुलाई। सपोज ये आज का अगर चेक है 14 जुलाई का, क्या ये टाइम बार्ड तो नहीं हो चुका आज के दिन में? या ये ऐसा तो नहीं जिसका भी टाइम ही नहीं आया? सपोज अज्यूम करें ये चेक जुलाई होता 15 जुलाई का, तो ये तो अभी डेट ही नहीं आई इसकी, ड्यू डेट, तो ये तो पेमेंट होनी ही नहीं चाहिए इसकी, ये तो आपको रिसीव ही नहीं करना चाहिए। किसको? स्टैंडर्ड चार्टर्ड। अभी हम उधर गए ही नहीं मिजान पे, देखो मैं अभी मिजान पे नहीं गया, मैं ये सारे पैरामीटर किस पे लगा रहा हूं? पेइंग बैंकर पे। मैं कह रहा हूं पेइंग बैंकर अगर अपने आप को आजाद करना चाहता है तो वो इन तीन बातों का ख्याल रखे कि इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट विदाउट नेग्लिजेंस करे,
देख ले कि कहीं से कोई अल्ट्रेशन तो नहीं, डेट ठीक है, सिग्नेचर फोर्ज तो नहीं, क्रॉसिंग है तो ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं होगी, इसकी काउंटर पे पेमेंट नहीं होगी, तो ये बातें इंश्योर करे। फिर ड्यू केयर एक्सरसाइज करे, यही चीज़ें देखे और करे कि इंस्ट्रूमेंट कहीं सस्पिशन रेज ना हो कि इंस्ट्रूमेंट फॉर्ज्ड है या इंस्ट्रूमेंट गलत है, फेक है। और तीसरी चीज़ अपेरेंट टेन्योर। अपेरेंट टेन्योर क्या, बज़ाहरन क्या लगता है 15 तारीख की पेमेंट है, ठीक है, जबकि 14 की पेमेंट थी ना, तो बज़ाहरन किस डेट पे पेमेंट करनी है। व्हाट इफ के 25 जुलाई की पेमेंट बैंक आज कर दे, तो गलती बैंक की है, गलती है बैंक की कि उसने अपेरेंट टेन्योर के मुताबिक पेमेंट ही नहीं की। तो इन तीनों शर्तों का पूरा करना जरूरी है। अगर ये तीनों शर्तें पेइंग बैंकर ने पूरी कर दी तो पेइंग बैंकर अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गया। बेशक उसके बाद वो चेक फेक हो, बेशक वो पर्सन जो उमर है वो फ्रॉड कर रहा हो, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मेरी बात समझ आई है? मतलब पेमेंट पहले रिसीव करना चाहिए ड्यू डेट से, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, कैसे हो सकता है, कैसे? देखो अज्यूम करो, मैं अब यहाँ पे एग्जांपल देने लगा हूँ, ये सलमान है ना अज्यूम करें मैंने जो एक पहले भी एग्जांपल दी थी, एक फॉरेंसिक ऑडिट की एग्जांपल दी थी, इंटरनेट मार्केटिंग की कंपनी थी, उसमें एक फ्रॉड हुआ था। तो उस कंपनी के अंदर क्या सूरत हाल थी, ये चूंकि जेन्युइन एग्जांपल है इसलिए मुझे नाम लेते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी केस में कंपनी में अगर ये चेकबुक गुम हो गई, पता ही नहीं चला उन्हें, उस कैशियर ने खुद ही चेक ड्रॉ किए और वो सिग्नेचर एज इट इज किए, कॉपी किए बड़े अच्छे। बैंक ने क्या देखा होगा, कंपनी का चेक है, डेट है, अमाउंट ठीक है, ऑल्ट्रेशन तो नहीं हुई, चेक एमडी के सिग्नेचर हैं, जी बिल्कुल है, सिग्नेचर मैच होते हैं, जी बिल्कुल मैच होते हैं। उसने क्या किया होगा, अपेरेंट टेन्योर, ड्यू केयर एक्सरसाइज, विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट कर दी होगी। आपने सर कहा था कि अगर बड़ी अमाउंट हो तो पहले इंश्योर, वो तो एक उसे मैं यूं कहूँगा वो एक इनफॉर्मल वेरिफिकेशन है, वो इनफॉर्मल वेरिफिकेशन है, उसका कहीं कोई रिटर्न में वो ये नहीं है कि वो रूल है कि वो आपने करनी है कॉल, नहीं, वो तो इनफॉर्मल वेरिफिकेशन है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर अब क्या बैंक जिम्मेदार है उस चोरी का, नहीं, बैंक की तरफ से उसने लायबिलिटी पे कर दी, बैंक आज़ाद है अपनी लायबिलिटी से। ये बात समझ आई? किस बैंक की बात हो रही है, पेइंग बैंकर की। पेइंग बैंकर ने अगर ये क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो वो अपनी लायबिलिटी से आज़ाद है। कौन सी लायबिलिटी? लायबिलिटी टूवर्ड्स द ट्रू ओनर, लायबिलिटी टूवर्ड्स द पेयर, जिसने पे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का चेक था, यहाँ पे सलमान का है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं है सलमान को पैसे वापस करे, और ना ही बैंक जिम्मेदार है कि असल उमर को पैसे वापस करे, जिस उमर ने चेक लेना था उसको वापस करे। देखो फॉर एग्जांपल एक और तरीका चोरी का, ये चेक उमर का था, इस उमर का गुम गया, इससे इसके हत्थे चढ़ा, इसने कहा अच्छा, इसने अपने कज़न को पकड़ा, वो भी उमर था, उसके नाम की डिपॉजिट स्लिप बनाई, ये चेक अटैच किया और बैंक में जमा करा दिया। दोबारा गौर करो मैं क्या समझा रहा हूँ। चेक इशू किया मैंने उमर को, रियल उमर जो ऑनर है, जो राइटफुल ऑनर है इस चेक में अमाउंट लेने का, बट चेक गुम गया उमर से। अब उमर से गुम के इसके हत्थे चढ़ा, इसने एक और फेक उमर पकड़ा, उसके साइन की फेक उमर के डिपॉजिट स्लिप बढ़ी, इस चेक पे कुछ करने की जरूरत है? नो, इसने उमर के डिपॉजिट स्लिप लगाई और जमा करा दी। अब पेइंग बैंकर क्या करेगा, वो देखेगा सिग्नेचर, डेट, नाम, डिपॉजिट स्लिप पे नाम, अकाउंट नंबर, डिपॉजिट। अब ये तो फेक उमर था, पेमेंट हो गई है किसको, फेक उमर को, जबकि होनी किसको थी, ट्रू उमर को। तो ये जो फेक उमर को आपने पेमेंट कर दी है, इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ना सलमान को जिम्मेदार है, ना इस फेक उमर, ना इस ट्रू उमर को जिम्मेदार है। बैंक आज़ाद है, बैंक वो करवा सकता है, वो एक अलग कहानी है कि नहीं, वो तो नहीं करेगा ना बैंक कभी, फिर तो बैंक का फॉल्ट, फिर तो नेग्लिजेंस हो गई, फिर तो नेग्लिजेंस हो गई। क्लियर हो रही है बातें? इसका मतलब है अगर ये क्राइटेरिया मीट तो बैंक आज़ाद, ना बैंक ने इस सलमान को पेमेंट करनी है यानी ड्रॉर को पेमेंट करनी है, और ना ही उसने रियल उमर को पेमेंट करनी है। उसकी तरफ से बिल्कुल ऐसा समझा जाएगा कि उसने सलमान के बिहाफ पे, ड्रॉर के बिहाफ पे रियल उमर को पेमेंट कर दी है। सो ना अब उमर सलमान बैंक के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, ना सलमान बैंक के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। कुछ बात समझ आई? अब आते हैं, अब मैं तस्वीर का रुख बदलने लगा हूँ, मैं आ गया हूँ कलेक्टिंग बैंकर की तरफ। कलेक्टिंग बैंकर ने क्या करना है, वही पेमेंट को
रिसीव करना है। असूलन तो वैसे इसकी जिम्मेदारी को बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी का पलंदा किसके सर पे आ जाता है, पेइंग बैंकर। लेकिन कलेक्टिंग बैंकर की भी कुछ जिम्मेदारी है ना, कि वो ये इंश्योर कर ले कि मेरा कस्टमर है, उसका अकाउंट नंबर ठीक है, तो वो मैक्सिमम ये चीज़ें इंश्योर करेगा। देखो उसके पास चेक आया मीज़ान के पास कि आप इस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट सलमान के अकाउंट में पैसे जमा करा दें। इसके दरमियान इनका एक हाउस आता है जिसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस। स्टेट बैंक का एक फंक्शन परफॉर्म होता है जिसके थ्रू एक बैंक अपने दूसरे बैंक के साथ सेटलमेंट कर लेता है। और ये बात मैंने समझाई थी किस तरीके से सेटलमेंट, क्योंकि आज आप किसी भी एटीएम कार्ड को किसी भी ब्रांच के ऊपर ले जाके स्वैप करो तो आपके पैसे आपको निकल आते हैं वहाँ से। ऐसा है, बेशक 23 रुपये चार्जेस कर दिए उन्होंने, लेकिन इनफैक्ट अब आप किसी भी बैंक अकाउंट से, पहले भी हो सकता है, किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। ऐसा है, सपोज़ आपके पास मीज़ान का एटीएम कार्ड है, आप हबीब बैंक चले जाओ तो क्या मशीन पैसे देने से इनकार कर देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है बैंक बैक एंड के ऊपर आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं कि यार मैंने तेरे कस्टमर को 25,000 दिया, वो कहता है मैंने तेरे कस्टमर को भी तो 20,000 दिया, चलो कोई बात नहीं 25 और 20 को सेटल करते हैं, 5,000 तुम मुझसे और ले लो। मेरी बात समझ आ रही है? सेटलमेंट कैसे हो रही है क्लियरिंग हाउस में? तो क्लियरिंग हाउस का प्रोसेस ये है कि बैंक्स आपस में अपने अकाउंट्स को सेटल करता है कि मैंने आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर को कितना एंटरटेन किया, आपने मेरे बिहाफ पे मेरे कस्टमर्स को कितना एंटरटेन किया। एंटरटेन करने से क्या मुराद है? मैंने आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर्स को कितने पैसे दिए जो कि आपने देने थे, मेरे नहीं थे। मैंने आपके कस्टमर को 50 लाख दिया आज के दिन में, वो कहेगा मैंने आपके कस्टमर को 70 लाख दिया। इसका मतलब मैंने 50 लाख की पेमेंट की आपके बिहाफ पे, आपने 70 लाख की पेमेंट कर दी, तो फिर मुझे आपको असूलन और कितने देने हैं? 20 लाख। ये काम मैं क्लियरिंग हाउस में करूंगा, मैं आपसे सेटल कर लूंगा कि ये लीजिए 20 लाख और लें और ये चेक सेटल्ड, आज के चेक सेटल्ड। बात समझ आ रही है? और फिर कलेक्टिंग बैंकर ने क्या करना है? कलेक्टिंग बैंकर ने वो पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देने हैं। ये डेली बेसिस पे की होती है? डेली बेसिस पे होती है। अगर आप कभी गौर करो तो अक्सर आप चेक लेके जाओ तो वो आपको कहते हैं, कोई बैंक कहता है हमारी 1 बजे क्लियरिंग चली जाती है और कोई कहता है 2 बजे चली जाती है। मतलब कल से लेकर आज तक के जितने चेक होंगे अगले दिन 2 बजे वो बंदा चला जाएगा, उसके बाद आपका क्लियरिंग में अगले दिन जाएगा चेक, उसके बाद नहीं, उससे पहले नहीं जाता। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, तो कलेक्टिंग बैंकर की भी जिम्मेदारी है। तो कलेक्टिंग बैंकर भी अगर यही चीजें इंश्योर कर दे, कौन सी? विदाउट नेग्लिजेंस, ड्यू केयर, अपेरेंट टेन्योर के मुताबिक उसने पैसे उमर के अकाउंट में जमा कर दिए हैं, ना अब कलेक्टिंग बैंकर जिम्मेदार है ना पेइंग बैंकर जिम्मेदार है। ये दोनों बरीउज़ जिम्मा। और किसकी तरफ जिम्मेदार नहीं है ये? ना ये ड्रॉर को जिम्मेदार है ना ये ट्रू ऑनर को जिम्मेदार है। सो ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इसमें कोई गलती हुई भी हुई तो बचत हो जाएगी। मतलब अगर वो फेक उमर आ भी गया तब भी बैंक जिम्मेदार नहीं है। बात समझ आई है कुछ थोड़ी सी? चलो आ जाओ जरा फिर। जिस मैंने अभी जो एग्जांपल दी इंटरनेट मार्केटिंग की, उसमें जब चेक चोरी हुए और उस पर्सन ने चेक अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए तो देखो बैंक ने कहा मैं कोई जिम्मेदार नहीं, मैंने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है। तो जब बैंक जिम्मेदार ना हुआ तो किसने लॉस भुगता होगा? फिर कंपनी ने। उसमें क्या कोई और पर्सन था? ट्रू पर्सन नहीं, उसमें तो बंदा अपने नाम पे गलत चेक बना रहा था वो बंदा। तो इसका मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूं आप लोगों को कि फिर देखा जाएगा डिफॉल्ट किसका है। बैंक नहीं है जिम्मेदार तो फिर कौन जिम्मेदार है? फिर देखा जाएगा कि क्या ट्रू ओनर जिम्मेदार है, क्या उसने काउंटर मांड नहीं की पेमेंट, उसे रुकवा देनी चाहिए थी पेमेंट, या वो कंपनी जिम्मेदार है। बात समझ आ रही है? चलो जरा पढ़ते हैं अब पढ़िए 3.2 पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स। Where the banker on whom or cross check is drawn makes a payment in due course. Where a banker on whom cross check is drawn, मतलब कौन से बैंक की बात कर रहा है? पेइंग बैंकर की। Makes a payment in due course, the paying banker and the drawer are entitled to be positioned as if the check has been paid to and received by the true owner thereof. कहता है अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गई उस बैंक की तरफ से तो देखो एक और पार्टी को एंजॉय करवाने लगा वो कहते हैं द पेइंग बैंकर एंड द ड्रॉर, यानी वो पेइंग बैंकर भी आज़ाद हो गया और ड्रॉर भी अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गया। आर एंटाइटल्ड टू बी पोजीशन इफ द चेक हैड बीन पेड एंड रिसीव्ड बाय द ट्रू ऑनर, कि जैसे असल हकदार उमर ने ये पैसे वसूल कर लिए हैं। ड्रॉई को नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हुआ होल्डर को?
क्योंकि उससे काउंटर मांड करवाना चाहिए था पेमेंट को। अगर उससे चेक गुम गया था उमर से तो उमर को बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि प्लीज स्टॉप द पेमेंट अगेंस्ट दिस चेक नंबर। और अगर चेक उसका नहीं था उमर का तो फिर कंपनी को बताता कि कंपनी जनाब आपका चेक गुम चुका है, प्लीज पेमेंट स्टॉप करवा दें। बात समझ आई? तो फिर गिल्टी कौन निकला? उमर। तो फिर उमर भुगते, ना कंपनी जिम्मेदार, ना ड्रॉर जिम्मेदार, ना बैंक जिम्मेदार। बात समझ आ रही है? चलो प्लीज एग्जाम्पल नंबर 10 जरा देखें, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझें। फेक मुनव्वर आएगा इसके अंदर। जो उमर पे एग्जाम्पल है वही मुनव्वर पे बनाई है उन्होंने एग्जाम्पल। सेम इंस्ट्रूमेंट ये वाला जो वो ये नॉट नेगोशिएबल कब होगा? सेम इंस्ट्रूमेंट अगर नॉट नेगोशिएबल कब होगा? नॉट निगोशिएबल, इस पे स्टैंप लगी हो फिर ये नॉट नेगोशिएबल फिर नॉट निगोशिएबल। वो बैंक लगाएगा। स्टैंप नहीं, ऑनर जो ड्रॉर प्रैक्टिकली वैसे चेक के ऊपर नॉट निगोशिएबल की स्टैंप नहीं लगती, लेकिन लगा भी सकते हो, इजाजत है लगा सकते हो। सर अकाउंट जरूरी तो नहीं है ना फेक नंबर का, फेक नंबर का किधर? मतलब बैंक में जैसे लिखा हो जैसे हैविंग एन अकाउंट इन XYZ बैंक, फेक वाले नंबर का भी था। तो पैसे जमा कहाँ कराएगा फिर? चेक जमा कहाँ कराना है अगर अकाउंट नहीं होगा तो? हाँ हवा में जमा होना है फिर। काउंटर पे पेमेंट होनी नहीं क्रॉस चेक की, तो पैसे कहाँ जमा कराएगा? फेक अकाउंट में, किसी बैंक अकाउंट में जमा कराएगा ना। बाद में पकड़े भी जा सकते हैं। पकड़ा ट्रेस किया जा सकता है। ट्रेस बिल्कुल, क्रॉस चेक का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो ट्रेस हो सकता है। तभी तो वो आपको कहते हैं कि अपनी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से करो। लेकिन अब बैंकर आपकी इजाज़त के बगैर वो पैसे, व्हाट इफ फेक मुनव्वर अकाउंट में पैसे डलवाता है और फिर निकलवा लेता है एटीएम से, क्या करोगे? देखो उस पर्सन ने क्या किया हुआ था भला, वो जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल, उसने यही तो किया था कि उसने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया, उसने कैश के चेक बनाए, लेकिन इतनी अमाउंट के बनाए कि जिससे इम्पैक्ट नज़र ना आए। वो भी थोड़ा सियाना था, पढ़ा लिखा था थोड़ा। या फिर वो अगर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो अकाउंट से पकड़ा जाएगा, फौरन पकड़ा जाएगा जी। लेकिन जब एक बंदा चोरी करके जा रहा है, वो सैलरी लेके जा रहा है पेरोल की, वो जो लिफाफे थे वही लेके भाग गया है, तो फिर पूरी कंपनी को पता है उसी ने फ्रॉड किया, तो फिर वो अगर बैंक को भी पता लग जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर चेक में भी पता लग जाएगा किस अकाउंट में गया तो क्या फ़र्क पड़ता है जी। चलें प्लीज़ नेक्स्ट ज़रा देखते हैं। पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स। कि अब ड्यू कोर्स में पेमेंट नहीं की, ये गलती कर दी इन 3 पॉइंट्स में से किसी में, तो क्या करेंगे ज़रा पढ़ते हैं जी प्लीज़ बेटे। Banker on whom a cross check is drawn make a payment out of due course, the paying banker shall be liable to the लो जी, बात ही ख़त्म। कौन जिम्मेदार हो गया? पेइंग बैंकर जिम्मेदार। अब वो फेक मुनव्वर को भी दे रहा होगा और ट्रू मुनव्वर को भी देगा, या यूं कहूँ फेक उमर को भी पेमेंट हो जानी है बैंक से, बैंक ने तो पेमेंट कर देनी है ना, गलती की है ना, पेमेंट तो कर दी है, तो अब क्या होगा? फिर ट्रू ओनर को भी जिम्मेदार है, फिर उमर का चेक आएगा, फिर पेमेंट करेगा। हाँ वो फिर पकड़ता रहे खुद ही। हाँ ये नहीं रोका कि अपना राइट ना खींचो, लेकिन फिलहाल ट्रू ओनर को परेशान नहीं करना, उसको पेमेंट करो जी। पढ़े जरा आगे। of the check for any loss he may sustain owing to the check having been so paid। ठीक है जी। he may sustain लॉस ही में सस्टेन ऑइंग टू द चेक, इस चेक की वजह से जो लॉस होगा वो बियर करेगा फिर। ठीक है जी। पेमेंट डिफरेंट अकाउंट्स में हो सकती है। एक पेमेंट डिफरेंट अकाउंट से मुराद आपकी क्या मतलब? एक ही बैंक के डिफरेंट अकाउंट्स, एक ही पर्सन के, तो वो एक ही पेमेंट को कहीं के आदमी स्प्लिट कर दो इन द सेंस। नहीं, इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट ऐसा नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट हमेशा एज अ होल। डिफरेंट बैंक्स में क्या मतलब एक ही पेमेंट में डिफरेंट बैंक्स में स्प्लिट करना चाहिए। नहीं मैं कह रहा हूँ एक दो अकाउंट्स में नहीं स्प्लिट होनी इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट एक है ना तो फिर 2 अकाउंट्स में भी स्प्लिट नहीं होना। प्रॉब्लम है ना उनके लिए। इंस्ट्रूमेंट कौन रखेगा फिर, डॉक्यूमेंट कौन रखेगा फिर? अगर सेम पर्सन से हाँ, तब भी डॉक्यूमेंट कौन सा बैंक रखेगा, किसको भिजवाएं वो? देखो फॉर एग्जांपल बेटी आपका एक अकाउंट है XYZ बैंक में, या चलो एक अकाउंट है मिज़ान में और एक अकाउंट है हबीब बैंक में। मैंने आपको एक चेक दे दिया, ठीक है, मेरा पेइंग बैंकर अब आपके किस कलेक्टिंग बैंकर को वो एज अ डॉक्यूमेंट चेक भेजे? उसे तो भेजना है उसे आखिर में, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पे। हाँ फाड़ के तो भेजने से रहा। चलो जी एग्जाम्पल 11 पढ़िए ज़रा प्लीज़ फिर इसके वाले से।
डन, चले बाकी भी पढ़ ले। अच्छा चल पढ़ ले, ना रो पढ़ जल्दी कर। सिर्फ कह रहा हूँ मुश्किल है, और भी समझा रहे हैं। चल प्लीज़ पढ़ ले, जल्दी पढ़ो, हमने आगे भी बड़ा कुछ पढ़ना है अभी। ये आखिरी क्लास होती है ना आप लोगों की? सर जिसके बाद कोई क्लास नहीं, मैसेज आ सकते हैं सर, तो नहीं आता। नहीं वाकई सच बात तो कुछ नहीं करता, अच्छा तो मूड पे डिपेंड करता है। आज शाम 5:30 बजे क्लास है। अभी सलमान की क्लासेस उधर ही चल रही है ना? सही है, वो सब जमशेद साहब ने की। जी मुझे इलम है। चलें जी, प्लीज़ पढ़ लें। होगी एग्जाम्पल, सबको समझ आ गई? अगली बात पढ़ें जी प्लीज़ बेटे। However, a paying banker shall not be responsible if it pays the check in good faith and without negligence, where a check is presented for payment which does not appear to be crossed or have had crossing which has been ऑब्लिटरेटेड obliterated or altered. जी। अब ये बड़ी अजीब सी बात वो कह रहा है, कहता है हाँ पेइंग बैंकर जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है, अगर उसने पेमेंट गुड फेथ में की है, विदाउट नेग्लिजेंस की है। आगे बड़ी मज़ेदार बात कहता है वेयर अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विच डज नॉट अपीयर टू बी क्रॉस, क्योंकि जब ये चेक प्रेजेंट हुआ था पेमेंट के लिए तो क्रॉस नहीं था, यानी ओवर द काउंटर पेमेंट हो सकती है इसकी। और हैव हैड क्रॉसिंग विच हैज़ बीन ऑब्लिटरेटेड और ऑल्टर्ड, या उसके ऊपर क्रॉसिंग थी लेकिन बाद में मिटा दी गई। वो कैसे मिटती है यार? मतलब लॉजिकली ये बताना चाह रहा है आप लोगों को कि बैंकर जिम्मेदार नहीं होगा अगर चेक के ऊपर क्रॉसिंग ना हो, या क्रॉसिंग थी लेकिन कुछ ऐसा ऑल्ट्रेशन की गई कि वो अब नज़र नहीं आ रही क्रॉसिंग, और बैंक ने पेमेंट एज आ चेक काउंटर चेक के ऊपर ओवर द काउंटर पेमेंट कर दी है बैंक ने, तो कह रहा है बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। क्रॉसिंग पेंसिल से हो सकती है। क्रॉसिंग यही नहीं हो सकती ना, यही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि ये थोड़ी सी बात पुरानी है, आउटडेटेड सी है, तो लेकिन समझ आ गई ना आप लोगों को। चलो एग्जांपल पढ़ो, तुम्हें कंफ्यूज करे वो। पहले ऐसा होता था? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि तब भी अगर आज के ज़माने में अगर अकाउंट पे या क्रॉस चेक की स्टैंप लग जाती है तो तब भी उस ज़माने में हाथ से लिख देते थे, पेन से लिख देते थे, तब भी एक ही बात है। वो कह रहा है वो शायद मिटा दी हो, वो एक दिखाता ना कई दफ़ा टेप लगा के ऐसे करके, देखा कभी किया आप लोगों ने? वो मिटाई हैं चीज़ें पेपर से, मिट जाती है पेपर। आपके पास जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है ना, ट्रांसपेरेंट टेप, अगर आप उसे किसी इंस्ट्रूमेंट पे आपने कुछ लिखा हुआ है ना, आप उस पे टेप को उसके ऊपर लगाओ और ऐसे ऐसे बार बार उतारते रहो, वो चीज़ उतर जाती है वहाँ से। सर आप वो हल्का सा गीला कर लें, पेपर का सारा गीला करके ऊपर पेपर हल्का सा ख़राब हो जाता है लेकिन उतर जाता है, वो क्लियर हो जाता है। हल्का सा गीला करके सर ऊपर हाथ लगा के मिट जाएगा। हाँ देखा, ऐसे काम हमने किए हुए हैं, ऑडिट में ऐसे काम कई दफ़ा करने को। चलो हम करते होते थे ऐसे काम। चलो जी प्लीज़ पढ़िए इधर, एग्जाम्पल पढ़िए कि अकाउंट पे ही का चेक है लेकिन बाद में देखें उसने क्या किया उसका हाल। सिर्फ इससे घूम जाए और मतलब जिस दूसरे पर्सन को वो मिले जाए तो वो उसका होल्डर बन सकता है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता। तो हाँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स फिर कौन बनेगा? जो बोनाफाइड होगा, जो बाकी कंडीशंस भी पूरी करेगा। मासूम था, अपनी गुड्स के बदले में इंस्ट्रूमेंट रिसीव करता और मेच्योरिटी डेट से, मतलब होल्डर से भी वो आगे मिसप्लेस हो जाए, होल्डर से भी आगे मिसप्लेस हो जाए, क्या मतलब? मतलब घूम जाए उससे, हाँ तो ट्रांसफर के वो आगे ट्रांसफर करे। नहीं, वो ट्रांसफ़र करे प्रॉपर्ली, होल्डर विद बैड इंटेंशन उसे ट्रांसफ़र करे लेकिन लेने वाला मासूम हो, ये वो कहना चाह रहा है। डन, एग्जाम्पल 12 समझ आ गई? तो ज़रा अगली बात पढ़ते हैं जल्दी से। Protection to the banker in case of defective title. अभी तो सिर्फ वो बात जी प्लीज़ पढ़िए। A collecting or receiving banker is one who receives the payment of a cross check on behalf of his कस्टमर, तो कलेक्टिंग बैंकर की डेफिनेशन बताइए उसने। आगे चलते हैं जी। अब यही बात हम अभी तक हम तस्वीर के उस रुख पे थे, अब हम किस रुख पे आ गए? इस रुख पे जी। If the collecting banker has collected a check on behalf of a person whose title to the check was defective, the collecting banker would be protected would not be held liable in conversion to the true owner, provided it proves that it acted in good faith and without negligence. अब मेरी थोड़ी सी बात सुनो, ये उमर फेक वाला अपने मिज़ान बैंक में आके वो चेक जमा करवा देता है, या उमर फेक वाला, ये असल उमर वाले का अकाउंट मिज़ान में है, सिर्फ फेक वाले का हबीब बैंक में है, वो हबीब बैंक में आता है चेक जमा करा देता है। कलेक्टिंग बैंकर क्या करेगा? उसके अकाउंट में पैसे जमा कर देगा। हो सकता है ना बाद में पेइंग बैंकर कहे कि तुम्हें देख लेना चाहिए था, ये कोई पैसे तो उसके थे नहीं, तो फेक बंदा था, ये तो तुमने क्रेडिबिलिटी इंश्योर ही नहीं की। और भाई वो कैसे इंश्योर करता?
उसने अपनी तरफ से मैक्सिमम केयर इस्तेमाल कर ली होगी, उसने इंस्ट्रूमेंट इंश्योर कर लिया होगा, उस अकाउंट नंबर को इंश्योर कर लिया होगा, अपने उम्र को इंश्योर कर लिया होगा। वो फेक है या नहीं है ये कैसे पता लगता है? ये तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, वो तो उसका कस्टमर है, उसने उसके KYC फॉर्म फिल कराया होगा, नो योर कस्टमर फॉर्म, उसमें सारी डिटेल होगी, हाँ वो तुम्हें दे देगा। लेकिन उसने उसके अकाउंट में जमा किया, इससे वो मुजरिम नहीं बन गया अगर उसने ड्यू केयर एक्सरसाइज किया तो, अगर उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया। यानी जहां कलेक्टिंग बैंकर बरयूज जिम्मा हो रहा है इस बात से, तो पेइंग बैंकर जहां बरयूज जिम्मा हो रहा है इस बात से कि मैंने पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दिए तो मैं आज़ाद हूं, तो फिर हो सकता है ना असल उमर आके कहे कि चलो ठीक है ना दे पेइंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर दे दे मुझे, हबीब बैंक दे दे मुझे। हो सकता है, मेरी बात समझ आ रही है? असल उमर आए ये वाला और ये कहे ठीक है कि ठीक है हबीब बैंक अब तुम दे दो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो नहीं दे रहा, तुम दे दो। वो कहेगा मैं भी जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने भी पेमेंट इन्हीं बातों का ख्याल रख के रिसीव की है और फेक उमर के अकाउंट में जमा कराई है। मेरी बात समझ आई है थोड़ी सी? यानी कि असल उमर जो है वो इसके ऊपर पहले केस करने की कोशिश करेगा तो ये भी बरी जिम्मा हो जाएगा इसको बेस बना के, फिर कलेक्टिंग बैंकर पे करने की कोशिश करेगा हबीब बैंक पे, तो वो भी बरी जिम्मा हो जाएगा ये बात को बेस बना के। अब समझ आई बात की? तो चलो अब पढ़ो, अब एग्जाम्पल ज़रा पढ़ो 13, देखो समझ आती है? सबको समझ आई है? तो पढ़ लो आराम से। तो गुड फेथ से रिलेटेड मतलब इसका ड्यू केयर इस्तेमाल करें, नीयत खराब ना हो। मतलब मिला ना हो। जी एग्जाम्पल समझ आइए, मैं पढ़ाऊँ आगे समझ? चलो फिर अगली बात पढ़ते हैं जी प्लीज़, अगर एग्जाम्पल समझ आ रही है तो। जी बेटे। This protection to the receiving banker is available even if its credit customer's account with the amount of the check before receiving payment thereof. अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात समझाता हूँ कि आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। अब आज बैंकिंग सिस्टम इतना इवॉल्व हो चुका है कि अगर आपने कभी, आपको इत्तेफाक नहीं हुआ होगा कि अगर आप, अब मैं अगर अपना सपोज किसी दूसरे बैंक का चेक जमा करवाता हूँ ना अपने बैंक के अंदर जो कि क्लियरिंग में जाता है, तो क्लियरिंग में जब चेक चला जाता है तो फ़ौरन से पहले मेरे बैंक बैलेंस के अंदर दो तरह के बैलेंस रिप्रेजेंट होने शुरू हो जाते हैं। एक को वो नाम देता है, मेरा अगर कभी अपनी बैंक स्टेटमेंट खोलूँ तो दो तरह के बैलेंस आ रहे होते हैं। एक को वो कहता है करंट बैलेंस और दूसरे को वो नाम देता है अवेलेबल बैलेंस। सपोज मैंने 50,000 का क्रॉसिंग का चेक जमा करवाया, वो मुझे बता देता है फ़ौरन से पहले आपका करंट बैलेंस है 50,000 लेकिन आपका अवेलेबल बैलेंस है 0। फिर आप जब डिटेल खोलते तो पता लगता है ये चेक जो है ये क्लियरिंग में चला गया, इसके साथ CL लिखा होता है या यूजुअली CHQCL लिखा होता है, जो भी लिखा होगा क्लियरिंग का चेक। इसका मतलब ये आपके अकाउंट में कलेक्टिंग बैंकर ने पहले ही शो कर दिया, क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में, लेकिन अभी आपको अवेलेबल नहीं किया, अभी आप इसे यूज नहीं कर सकते। अभी आधा थोड़ा प्रोसेस, आज के दिन का प्रोसेस और लगेगा और ये क्लियर हो जाएगा। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि पेइंग बैंकर जो ही मीटिंग में बैठता है क्लियरिंग हाउस की, उसके बाद ये स्टेटस फौरन से पहले रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन वो आज बैंकिंग सिस्टम इतना इवॉल्व हो चुका है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक फाइनली आपका बैंक आपको अलाउ नहीं करता। ये मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन पहले ज़माने में शायद ये अलाउ हो जाता था, जब एक दफ़ा अकाउंट में आया तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, वो बंदा यूज़ कर सकता है। एक और मतलब अभी तो वैसे हुआ नहीं रोल, जिस तरह एक पेइंग मतलब बैंकर है या शख्स है उसका सर अकाउंट नंबर लिखा होता है चेक के ऊपर, इस तरह ये भी तो हो सकता है कि नाम के साथ उसका नीचे जो रिसीविंग वाले का अकाउंट नंबर। नहीं, चेक के ऊपर रिसीविंग की कोई डिटेल नहीं होती सिवाय नाम के।
अगर वो कर दिया जाए तो सर बेस्ट नहीं सर ये। बेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाएगी उससे, इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी, इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स करना मुश्किल हो जाएगा। बस एक प्रोटोकॉल है, उन्होंने क्रॉस चेक करिए सर। सिर्फ क्रॉस चेक, हाँ हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। आप प्रोटोकॉल एक बता रहे हो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि ये बात इनके जहन में नहीं आई होगी, बैंकर्स के जहन में, जो रोज़ को 1000-2000 चेक करते होंगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसकी कोई रीज़न हो, बहुत लॉजिकल रीज़न, जो शायद मुझे भी नहीं पता कि किस वजह से उन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। चलो आप ज़रा पढ़ो जी प्लीज़। फिर अब ये बात समझ आइए आपको, ये वाली अब जो पढ़ी उसने, दिस प्रोटेक्शन टू द रिसीविंग बैंकर इज़ अवेलेबल। ये जो अभी आपने प्रोटेक्शन ऊपर जिक्र की है कि वो जिम्मेदार नहीं होगा, ये तब भी अवेलेबल रहेगी अगर इफ़ इट क्रेडिट्स कस्टमर अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ द चेक, अगर वो अकाउंट की जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दें बिफोर रिसीविंग पेमेंट देयर ऑफ। अभी क्लियरिंग हाउस से प्रोसेस क्लियर हो गया, लेकिन अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई पेइंग बैंकर से, उससे पहले वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते, तब भी वो जिम्मेदार नहीं होगा। देखने में हालांकि लगता है ये जिम्मेदार हो जाएगा, लेकिन लॉ कहता है जिम्मेदार नहीं होगा। आज के ज़माने में ये जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आज के ज़माने में तो वो आपको इस्तेमाल ही नहीं करने देते। हम पुराने ज़माने की बात करें 1881 में, जब बैंक शायद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता था तो आप इस्तेमाल कर सकते थे। मेरी बात समझ आ रही है? तो कहता है अगर ये 50,000 उसने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है इससे पहले कि अभी पेइंग बैंकर ने पे नहीं किया, तब भी ये बैंक जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ ना, इसका मतलब ये है कि ये क्लियरिंग हाउस से पास हो गया। तो अगर क्लियरिंग से पास हो गया एक दफ़ा तो बात ख़त्म, अब कलेक्टिंग बैंकर जिम्मेदार नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए जरा एग्जाम्पल पढ़ें फिर आप। एग्जाम्पल नंबर 14। क्लियरिंग पर अकाउंट होती है पर पर्सन, क्लियरिंग पर अकाउंट क्या मतलब? मतलब जैसे ये आपने बताया टोटलिटी में डिस्कस होती है, टोटलिटी में पूरे बैंक की। तो ये कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन का कितना अमाउंट थी जो क्लियर हुई? इस पर्सन की कितनी अमाउंट थी? क्योंकि बैंक आपस में देखो एक लिस्ट एक्सचेंज होती है ना, कि आपके अगेंस्ट आज मैंने 75 लाख रुपया पे कर दिया आपके कस्टमर्स को, उस कस्टमर की एक लिस्ट होती है, उसके अकाउंट नंबर्स होते हैं, सारे डिटेल होती है, माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, तभी तो उनके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं पैसे। पर चलो जी प्लीज 14th एग्जाम्पल, 14 पढ़े हैं ना, समझ आइए जी। 14 डन, पढ़ लें एक दफ़ा, सारे भी पढ़ रहे हैं कुछ नहीं, ये भी नहीं हुआ, बढ़िया राम ख़त्म, फिर भी नहीं पढ़ रहा, हैरत की बात है इसमें। बच्चा कोई भी नहीं आया यार, इससे अच्छा मैं भी वापस ही चला जाता। तो ये नहीं देख रहा, खुद तो गीला हो गया। तू भीग के कैसे आया? क्योंकि जब मैं मूव कर रहा था वहाँ से तकरीबन कोई 10 बजे, नहीं हाँ, तो तू उस वक्त तो राइट से निकल रहा था, उसके बाद कहाँ गया? मैं वही सोचा ये कैसे गीला हो गया है। बाकी तो चलो सही है, 10 बजे अगर कॉलेज आ गया होता तो ये गीला ना होता, उस वक्त तो बारिश हो ही नहीं रही थी। चलो प्लीज़, हो गया डन एग्जाम्पल? किसी को ना समझ आई हो? सबको समझ आ गई है या बोल नहीं रहे हो शराफत में? आ गई है, चलो गुड। प्रोटेक्शन टू द बैंकर क्रेडिटिंग चेक क्रॉस्ड अकाउंट पे, ये बहुत ही बोंगी बात लिखने लगा है, लेकिन कोशिश करते हैं इसको ज़रा समझने की। ये वही बात समझाने लगा है कि चेक जब मेरे पास आया था क्रॉस नहीं था, या क्रॉस था तो उसे किसी ने इतने खूबसूरत तरीके से ऑल्टर किया हुआ था कि वो क्रॉस नहीं लग रहा था, वो अकाउंट पे ही का चेक था लेकिन अकाउंट पे ही का चेक नहीं लग रहा था। ये ऐसी बातें करने लगा। चलो जी प्लीज़। Similarly, if the collecting banker has collected a check which does not at the time of delivery appear to be cross account payee, यानी कि नज़र नहीं आया वो अकाउंट पे ही है, मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जी मुमकिन आज के दौर में शायद मुमकिन हो, लेकिन इस टाइम को केमिकल्स वगैरह हाँ हो सकता है, चलो चलो ये भी है, चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। or to have had a crossing account pay which has been altered, या उसके ऊपर अकाउंट पे की स्टैम्प थी लेकिन वो क्या हो चुकी थी, ऑल्टर्ड हो चुकी थी। the banker in good faith without negligence collecting payment of the check and crediting proceeds, द बैंकर इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, देखो वही बातें लिख रहा है ना, पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाली, कलेक्टिंग पेमेंट ऑफ अ चेक, उसने चेक की अमाउंट रिसीव कर ली। जी प्लीज। and crediting proceeds thereof to a customer, और कस्टमर के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए।
shall not incur any liability by reason of the check having been so crossed. और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जनाब चेक क्रॉस था, उसके ऊपर अकाउंट पे की स्टैंप लगी हुई थी, आपने फेक उमर के अकाउंट में कैसे डाल दी, या ये अकाउंट पे का चेक क्या होता था, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, ये सिर्फ उसके अकाउंट में जाता था जिसके अकाउंट नाम ऊपर लिखा हो, अदरवाइज़ और किसी के अकाउंट में ये नहीं जाता। तो आपने किसी और के अकाउंट में कैसे भेज दी, उमर का चेक असलम के पास क्यों पहुंच गया, या आपने असलम को पेमेंट क्यों की, तो कलेक्टिंग बैंकर कहेगा जनाब मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मेरे पास जब चेक आया था वो क्रॉस नहीं था, या उस पर अकाउंट पे की स्टैंप मुझे नज़र नहीं आई, अगर थी भी तो ऑल्टर हो चुकी थी, मैंने विदाउट नेग्लिजेंस विद ड्यू केयर मैंने ये पेमेंट की है, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इज इट क्लियर? हालांकि ये कलेक्टिंग बैंकर है, ये पेइंग बैंकर नहीं है, तो पहले तो गला पकड़ना चाहिए, गिरबान पकड़ना चाहिए पेइंग बैंकर का, भाई तूने पे क्यों किया, तुझे इंश्योर करना चाहिए था पहले। चलो प्लीज़ ज़रा पढ़िए। एक्चुअली ना कलेक्टिंग बैंकर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अगर तुम्हारा कस्टमर फेक निकला है तो तुम भी जिम्मेदार हो, तो लॉ समझा रहा है ना 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 ना, कस्टमर फेक निकलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कलेक्टिंग बैंकर जिम्मेदार है। फ्रॉड तो कोई भी कर सकता है, पेयर भी कर सकता है और कलेक्टिंग भी कर सकता है, ठीक है। कलेक्टिंग बैंकर ने जब उसको क्लियरिंग के लिए भेजा है, हाँ, बैंकर की जिम्मेदारी जिम्मेदारी है इंश्योर, तो यही कह रहा हूँ ना इसलिए। लेकिन एक ब्लेम आता है ना कि कस्टमर तुम्हारा फेक निकला है, तो वो इसलिए उसको इंश्योर कर रहा है कि पेइंग बैंकर या कलेक्टिंग बैंकर अपने किसी फेक कस्टमर की वजह से जिम्मेदार नहीं होगा। चले पढ़े ज़रा प्लीज़। कलेक्टिंग बैंकर के पास तो जिस अमाउंट नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी, लेकिन बेटा कस्टमर तो मेरा फेक निकला ना। सपोज मेरा उमर फेक है, मैं जिसके अकाउंट में भेज रहा हूँ, तो हो सकता है ना मेरा गिरबान पकड़ा जाए कि तुम्हें नहीं पता था ये फेक है। मैं कहूँगा मुझे कैसे पता जनाब, पेमेंट तो आपने की है, मैंने तो सिर्फ रिसीव की है, और मैंने रिसीव करके उसके अकाउंट में जमा करा दी, क्योंकि ही सीम्स टू बी अ होल्डर, ही सीम्स टू बी अ राइटफुल ऑनर, तो मैंने तो उसके अकाउंट में जमा कर। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं ना चलता उसके पास, इंस्ट्रूमेंट नहीं, वो उसके पास रहता है। यस, फिर वो ये कैसे कहेगा कि लाइक मेरे पास जब इंस्ट्रूमेंट आया तो उसके ऊपर नहीं, इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज होता है आपका, क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज होता है आपका, कलेक्टिंग बैंकर के पास आता है, तो आगे जा रहा है ना उसकी बिहाफ पे। जी प्लीज़, जी पढ़िए जी प्लीज़, एग्जाम्पल 15 पढ़िए। जी 15th डन जी। अच्छा पढ़ लें, बाकी भी पढ़ लें जल्दी से। वो है भी 5 मिनट मुझे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा जी डन। अच्छा जी, बैंकर पेमेंट नहीं करेगा, 3 छोटी बस खत्म होने लगा है, 2 छोटी बातें हैं। बैंकर पेमेंट नहीं करेगा अगर 3 चीज़ें उसे समझ आ जाएं, तो वो राइटफुल ऑनर को पेमेंट रोक देगा या वो उस चेक की पेमेंट को रोक देगा। अगर उसे इंस्ट्रक्शन आ जाए काउंटर मांड द पेमेंट मीन्स स्टॉप द पेमेंट अगेंस्ट द चेक, तो फिर बैंक उस इंस्ट्रक्शन के बाद किसी को पेमेंट नहीं करेगा। पहली बात, आज तो इतना इवॉल्व हो चुका है सिस्टम कि वो चेक नंबर ब्लॉक में डाल देते हैं, उसके बाद कोई भी बैंक, किसी भी आप ब्रांच पे चले जाओ, वो उनके सामने एक स्टेटस पॉपअप हो जाएगा कि जनाब ये इसकी पेमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट की ब्लॉक है। नंबर सेकेंड, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट जिसका ड्रॉर है, जिसने चेक काटा है, अगर उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसकी डेथ हो गई है, कौन बताएंगे? उसकी आल औलाद ही, वही सबसे पहले बैंक फ़ोन करेंगे, जनाब डेथ हो गई। क्यों? ताकि अब्बे का पैसा कहीं और ना जाए, रुका रहे बैंक में, ताकि बाद में डिवाइड कर सकें, ब्ला ब्ला ब्ला। सो गंदी नीयत से फ़ोन करते हैं जो भी है। सो कॉल करेंगे बैंक को कि जनाब स्टॉप द पेमेंट, जो ड्रॉर है उसकी डेथ हो गई है। तो अगर जिस वक्त बैंक को नोटिस पता लग जाए, अच्छा बैंक को इल्हाम नहीं होना ना इजराइल साहब ने बता के जाना लेके चलना है ਤੁਹਾਡਾ कस्टमर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बैंकर को नहीं पता कि इंस्ट्रूमेंट का जो ड्रॉर है जो फौत हो गया, ठीक है, तो जो वो हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव वो इन्फॉर्म करेंगे बैंक को, तो बैंक को पता लगेगा, वरना बैंक पेमेंट कर देगा और बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सो अगर आप पेमेंट रुकवाना चाहते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्फॉर्म करना होगा बैंकों के, जनाब डेथ हो गई है, स्टॉप ऑल द पेमेंट्स अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो वो जितने भी चेक होंगे वो सारे ख़त्म हो जाए, क्योंकि हो सकता है ना मरने वाला पोस्ट डेटेड चेक दे के मरा हो, पॉसिबल है ना,
कई चेक इशू किए होते हैं बिजनेसमैन ने पोस्ट डेटेड, तो हो सकता है पोस्ट डेटेड चेक दिया हो तो वो ब्लॉक करवा देते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर इंसॉल्वेंसी के केस में जो अगर फॉर एग्जांपल आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हो कोर्ट में, कोर्ट ने आपको दिवालिया कर दिया, तो कोर्ट में दिवालिया होने का मतलब है कि कोर्ट ने आपके सारे एसेट्स को इवैल्यूएट किया होगा और उसके बाद देखा होगा कि इतने एसेट्स हैं और ज़्यादा लायबिलिटीज़ हैं, तो ये पेमेंट नहीं करने के काबिल बंदा नहीं है, ये अपने वाजिबात पे नहीं कर सकता। तो उसमें बैंक भी शामिल होगा, कैश भी शामिल होगा, तो उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। उन अकाउंट को कोर्ट के ऑर्डर पे फ्रीज कर दिया जाता है कि उनमें से कुछ पेमेंट नहीं निकलेगी। हाँ, किसी ने देने हैं तो सो बिस्मिल्लाह दे दे, वापस किसी को नहीं देने वाले हम। सो इंसॉल्वेंसी का जब ऑर्डर आ जाता है या उसकी जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपके बैंक अकाउंट्स या आपके एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, तो आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाता है। उसमें पैसे आ तो सकते हैं, पैसे जा नहीं सकते। इज दैट क्लियर? तो ये 3 बातें उसने लिखी हुई हैं, ज़रा पढ़ते हैं जल्दी से, प्लीज़ पढ़ें। ड्यूटी, Reputation of banker's authority. The duty and authority of a banker to pay a check drawn on him by his customer are determined by countermand of payment, of payment, notice of customer's death, notice of adjudication adjudication of the customer as an insolvent, कि नोटिस ऑफ एडजुडिकेशन मतलब इसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी का केस स्टार्ट हो गया, इसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी का केस स्टार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? तो ज़रा पढ़िए एग्जाम्पल 16, 17 और 18 जल्दी से। सर यूँ भी तो होता है कि एक पेइंग बैंकर है लेकिन वो बाद में रिसीव करते हैं चेक। सर पेइंग बैंकर बाद में रिसीव करते हैं, क्या मतलब बेटे? सर अगर एक पेइंग शख्स है सर, उसने एक चेक लिख दिया रिसीविंग शख्स को सर, ठीक है, सब जाते हैं अपने बैंक अकाउंट में चले जाते हैं और बैंक में चले जाते हैं, उसी को कहते हैं मेरी ये अमाउंट है और इस बैंक से आपने खुद रिसीव कर लिया। बिल्कुल ठीक है। इस बैंक से नहीं, क्लियरिंग में चला गया, ऐसा ही है ना, तो क्लियरिंग में रिजेक्ट हो जाएगा, क्लियरिंग में रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें तो सर जो क्या कहते हैं, आप देखो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उमर को चेक दिया और उमर अपने बैंक के पास मिजान में ले गया, मिजान आज की तारीख में ही ये चेक कहाँ ले जाएगा? क्लियरिंग में, क्लियरिंग में चेक रिजेक्ट हो जाएगा, तो पेमेंट नहीं होगी। यहाँ पे नजर आएगा थोड़ी देर के लिए करंट बैलेंस ये और अवेलेबल ये, और उसके बाद करंट बैलेंस भी जीरो हो जाएगा। सर रिसीविंग बैंक है जो, उसकी जिम्मेदारी पहले है कि वो पहले चेक करेगी फेक तो नहीं है सर। रिसीविंग बैंकर कैसे चेक करेगा फेक? आप डेथ के केस को डिस्कस कर रहे हो ना? सर नहीं, जैसे गुम हो गए चेक, हाँ, उमर के नाम का एक और शख्स है, उसने उठाकर वही बैंक के मीज़ान में गया, जमा करा दिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। उनकी जिम्मेदारी नहीं नहीं, उनकी नहीं बनेगी ना, वो पता क्या करेंगे, वो कलेक्टिंग बैंकर है ना, वो उस चेक को पकड़ेंगे, क्लियरिंग में ले जाएंगे, क्लियरिंग में उधर से पेइंग बैंकर रिफ्यूज कर देगा उसको कि भाई ये तो स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर आए हुए, ये तो चेक गुम गया हुआ है, आपका कस्टमर फेक है, ठीक है। फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी आपके कस्टमर के अगेंस्ट। डन जी। चलें, एक लास्ट बात है, अगर पढ़ लेंगे तो 2-4 मिनट लगा के तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कल नया चैप्टर लेके आना आराम सुकून से, नहीं पढ़ लेते हैं मेरा ख्याल है 5। वो इतने ठंड खा के आया, फिर 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, आप पढ़ा दूंगा। डन। पढ़ लो बच्चे हैं, ये अगला चैप्टर कल शुरू कर लेंगे ना, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा देखो, बस एक चीज़ समझ लो, आप लोगों ने एक छोटी सी चीज़ समझ लो, बैंक ऑर्डर, या ये बोलता रहेगा बेचारा, इसको ठंड लग रही है, इसको बैंक ड्राफ्ट को ज़रा समझ लेते हैं। छोटी सी चीज़ देखो, एक ही चीज़ ये है कि मैं चेक इशू करता हूँ और आपको चेक देता हूँ। अब चेक जब तक क्लियरिंग में नहीं जाएगा, क्लियरिंग प्रोसेस से नहीं निकलेगा, पेइंग बैंकर मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब पैसे मेरे अकाउंट में ही है। चेक देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पैसे भी ट्रांसफ़र हो गए, ना 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 ना। जब तक चेक फाइनली प्रेजेंट होके, क्लियरिंग से होके आपके अकाउंट में ये सारे प्रोसेस से गुजर के पेइंग बैंकर पे नहीं कर देगा, तब तक पैसे मेरे अकाउंट को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन एक दूसरा प्रोसेस भी होता है जिसे हम कहते हैं पे ऑर्डर। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, या आपने डिमांड ड्राफ्ट का नाम सुना होगा, या सीसी कैशियर चेक का नाम सुना होगा। ये सारे हर बैंक ने अपने नाम के इंस्ट्रूमेंट बना लिए हुए हैं, मतलब उनका अपना नाम। जैसे मैं अगर कहूँ, अगर आप चले जाएं स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो वो कहते हैं कैशियर चेक, आप मिज़ान चले जाओगे वो पे ऑर्डर कहेंगे। हर एक ने अपना नाम रखा हुआ, फीचर एक ही है, फीचर दोनों, सबकी खूबी एक ही है। खूबी क्या है? यूजुअली आप जब लीगल डिपार्टमेंट्स को पेमेंट करने लगते हो, या मोस्टली आप कभी देखोगे, अगर आपको याद हो तो, आप जब ऑटोमोबाइल खरीदने लगे, आप कोई गाड़ी खरीदने लगे हो, तो वो आपको कहते हैं जनाब आप पे ऑर्डर ले आए हमारे नाम का, इतने का पे ऑर्डर बना के ले आए। वो पे ऑर्डर क्या है? पे ऑर्डर ये है कि फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास जाएं और बैंक से एक इंस्ट्रूमेंट बना लाएं हमारे नाम का। अब उसमें करता क्या है बैंक? सपोज आपने एक कार परचेज करनी है
और बैंकर आपको उस सुजुकी वालों ने या होंडा वालों ने कहा कि जनाब 5 लाख का इंस्ट्रूमेंट हमारे नाम का बुकिंग ऑर्डर यानी पे ऑर्डर बना, आप मेरे पास आए हैं बैंक के पास, अब आपने मुझे क्या 5 लाख का, आप मेरे कस्टमर हैं, मेरी बात समझ आ रही है, आप मेरे कस्टमर हैं, आपने मुझे 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, मैं सबसे पहले आपके अकाउंट से वो पैसे निकाल लूँगा, मैं आपके अकाउंट को उसी वक्त डिडक्ट कर लूँगा, चेक में नहीं कर रहा। चेक में कब हो रहा है? जब चेक आया, पेमेंट का टाइम आया तब चेक की पेमेंट, इधर इंस्ट्रूमेंट बनने के टाइम पे पेमेंट नहीं निकल रही, गौर कर रहे हो? चेक की टाइम पे जब ये इंस्ट्रूमेंट बन रहा था और जब ये फ्लोट हो रहा था उमर को, तब पेमेंट नहीं निकली, जबकि पे ऑर्डर बनाने आया ये उमर तो मैंने फौरन से पहले उमर के अकाउंट से पहले 5 लाख रुपए निकाले और अपने पास रख लिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने उसे अपने एक अकाउंट में रख लिया, टेम्परेरी अकाउंट में, ताकि अब ये मैं इसे इंस्ट्रूमेंट बना के दे दूंगा। ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक सिक्योर्ड पेमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मैंने बना दूंगा और पे ऑर्डर कुछ बनेगा इस तरह का, सपोज मैं यहां पे बना देता हूं जी पे ऑर्डर, बड़ा आसान सा पे ऑर्डर बनेगा ऐसे करके, और ऊपर लिखा होगा पे टू होंडा, ठीक है, रुपीज 5 लाख, डेट और यहां पे अमाउंट वर्ड्स में, बस पे टू होंडा, जो भी उसका पूरा नाम होगा, एनटीएन वो आपसे लेगा, उसका आपका सेल टैक्स नंबर लेगा, उनसे जो जो उसने लेना होगा वो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा उसकी। अब ये क्या होगा, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने बना के दे दिया किसको? उमर को। उमर के अकाउंट में से 5 लाख रुपए निकाल चुका हूं मैं, उमर का अकाउंट उसी वक्त डिडक्ट हो जाएगा, 5 लाख गए। अब ये इंस्ट्रूमेंट उमर लेकर जाएगा और जाके ये इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर कर देगा होंडा के उस आउटलेट के ऊपर जहां से ये परचेजिंग कर रहा है। ये इसने हैंड ओवर कर दिया, पोजेशन ट्रांसफर, वो इन होंडा का पर्सन जाएगा बैंक के पास अपने और वो पे ऑर्डर प्रेजेंट करेगा। पेमेंट कभी डिक्लाइन नहीं होगी इसकी, क्यों? इस इंस्ट्रूमेंट की कभी पेमेंट डिक्लाइन नहीं हो सकती। चेक बाउंस हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कभी डिक्लाइन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बैंक ने पहले ही पैसे निकाल लिए उसके अकाउंट से, अब बैंक के पास पड़े हैं, तुमने जब मांगने हैं उसने 5 लाख तुम्हें दे देना है। चेक के केस में क्या है, चेक तो बना दिया इसने, इसके अकाउंट में पता नहीं पैसे हैं नहीं है, वो तो कलेक्टिंग बैंकर जब प्रेजेंट होगा, कलेक्टिंग बैंकर देखेगा ओहो इसके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो बाउंस हो जाएगा, चेक की पेमेंट नहीं होगी, डिसऑनर हो जाएगा। जबकि पे ऑर्डर के केस में डिसऑनर का कॉन्सेप्ट नहीं, क्यों? क्योंकि पैसे पहले ही रख लिए, पैसे थे तो उसको पे ऑर्डर बना के दिया, वरना तो इसको पे ऑर्डर ही नहीं बना के देते। ऑल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि बना ही होंडा के नाम पे है और पीछे रिकॉर्डिंग हो चुकी हुई है इसकी। जो मर्जी प्रेजेंट कर दे इस इंस्ट्रूमेंट को, पे ऑर्डर को कोई भी प्रेजेंट कर दे, जाके पैसे उसी आउटलेट के अकाउंट में जाने हैं, क्योंकि पीछे फ्रीज्ड है सारा कुछ। उस इंस्ट्रूमेंट का नंबर जो है, जो पे ऑर्डर नंबर है, से 1 2 3, इसके अगेंस्ट पेमेंट उसी होंडा के आउटलेट के अकाउंट में होनी है। अब बेशक ये इंस्ट्रूमेंट आप प्रेजेंट कर दो, आप प्रेजेंट कर दो, आप प्रेजेंट कर दो, आप प्रेजेंट कर दो, डजंट मैटर, डज नॉट मैटर। इतना सिक्योर्ड पेमेंट है कि ना बाउंस होना है और ना किसी और पर्सन को इंडोर्स होना है। इसने ये इंडोर्स भी नहीं होना, बना ही उसके नाम का है, फीड ही उसके नाम का हुआ है। जब भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को इंस्ट्रक्शन आनी है टू पे, उन्होंने फौरन से पहले 1 2 3 इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट उन्होंने फौरन से पहले उस होंडा की आउटलेट के अकाउंट में क्रेडिट कर देना। उन्होंने ये नहीं इंश्योर करना कि इंस्ट्रूमेंट पे क्या, उन्होंने देखना इंस्ट्रूमेंट अगर डिफरेंट है, ऑल्टर्ड है, उसने कैंसिल कर देना। काउंटर पेमेंट, काउंटर मार्ड नहीं है, काउंटर मार्ड नहीं है, हो ही नहीं पाता, मुश्किल है, हो ही नहीं पाता। जी बात समझ आई? एक्चुअली ये एक ही प्रोसेस है जहाँ दोनों आके बैठ जाते हैं। ये अभी बैंक बैठा है, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैठा है, कोर्स अलग। फॉर एग्जाम्पल आपने 75 लाख पे किया तो आप उसकी एक लिस्ट दे देंगे इनको, इन्होंने 50 लाख पे किया आपके पे, ये आपको एक लिस्ट दे देंगे। ठीक है, चलिए ये बात समझ आई जी। अब चलो जरा पढ़ दो जल्दी से और फिर छुट्टी करो। Rules applicable to bank draft. The rules relating to payment of check are also relevant to the bank draft as if the draft were our check. कहते हैं बिल्कुल ये ऐसे ही होगा, जो सारे चेक के असूल हैं वो इस पे भी अप्लाई होते हैं। उसने ऐसे समझाया, जो बैंक के असूल हैं, जो किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के असूल हैं, वो इस पे भी अप्लाई होते हैं। A bank draft is an order issued by one bank on another bank. तो ये एक बैंक दूसरे बैंक को इंस्ट्रक्शन इशू कर रहा है, ठीक है, या ऑर्डर इशू कर रहा है जी, Or on its
own branch instructing it to pay a specified sum of money to specified person or his order. जी, कि किसी एक ख़ास बंदे को पेमेंट कर दें उसके ऑर्डर पे, यानी होंडा वालों को पेमेंट कर दें उनके ऑर्डर पे। A bank draft is an instrument similar to check with following distinction. कुछ चेंजेस हैं चेक से, क्या चेंजेस हैं? It can be drawn only by a bank on another bank. ये पे ऑर्डर कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। ये इंडिविजुअल नहीं बनाता, ये बनी बनाई एक प्रिंटेड स्लिप होती है एक्चुअली, ठीक है। ये एक पे ऑर्डर ना एक स्लिप होती है, ये चेक नहीं होता, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ये एक प्रिंटेड स्लिप आपको दे देंगे बस। अकाउंट को डेबिट करेंगे, अकाउंट से पैसे निकालेंगे और उसके बदले आपको एक रसीद दे देंगे, और हम वो रिसीव जाके होंडा वालों को दे होंडा देंगे, वाले फिर वो खुद ही अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। वो पे ऑर्डर को जाके उनके अकाउंट में क्रेडिट हो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। Are on its account on its own branch and not by an individual as in the case of. तो इंडिविजुअल नहीं है इस केस में, ठीक है। जाए। पे ऑर्डर पे कलेक्टिंग बैंक का नाम मतलब मेंशन होगा कि देखो पे ऑर्डर आ गया ना, जिस तरह आप चेक लेके जाते हो और उसके साथ डिपॉजिट स्लिप लगाते हो ना, तो कभी आपने डिपॉजिट स्लिप पे गौर से देखना, ऊपर लिखा होता है चेक और पीओ, चेक/पीओ। जहाँ पे आप चेक नंबर लिखते हो ना डिपॉजिट स्लिप फिल करते हुए, वहाँ पे पीओ भी लिखा होता है, वहाँ पे पीओ नंबर लिख दोगे। और वही जिस तरह चेक जमा कराते हो उसी तरह डिपॉजिट स्लिप के साथ पीओ नंबर यानी पे ऑर्डर जो है वो साथ जमा करा दोगे। तो प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर वही है। लेकिन इस बार कलेक्टर खुद अपने पैसे ले रहा होगा, कलेक्टर इस बार खुद अपने, मतलब बैंक जाके खुद अपने मतलब खुद बैंक जाएगा और पे ऑर्डर देगा। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, लेकिन ये सीम्स लाइक अ पेमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। जी It cannot be इसमें made. भी होती है है, क्लियरिंग बैंकों के दरमियान में, तो इसमें भी होती इसमें भी होती है, क्यों नहीं होती, होती है It जी। cannot be made payable to bearer. Its payment. जी, ये पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता, ये बेरर इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं बनेगा, ये हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनेगा, उस पर्सन का नाम लिखा होगा जिसको ये पेमेंट होनी है जी। Its payment cannot be stopped as easily as that of. तो इतना आसान नहीं होता इसकी पेमेंट को स्टॉप कराना जितना आसान चेक के केस में होता है। लिखा होता है कि कितनी ड्यूरेशन के दरमियान नहीं नहीं, कोई टाइम नहीं, जब मर्जी कर, जब मर्जी, वही 6 मंथ्स का टाइम बार्ड है, 6 मंथ्स। हाँ ठीक है जी, इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम अपना पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको पसंद करे।